मिजोरम रेलवे प्रोजेक्ट की सबसे छोटी टनल पीछे गुजर चुकी है। 50 मीटर लंबी यह टनल इस प्रोजेक्ट की सबसे छोटी टनल कही जाती है। हमारे साथ चीफ इंजीनियर है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। विनोद जी, ये सबसे छोटी टनल थी? हाँ जी, ये प्रोजेक्ट की सबसे छोटी टनल है। 50 मीटर इसकी लंबाई थी और ये कट एंड कवर टनल जो है, इसको मतलब कि जो है कट एंड कवर मेथड से बनाया गया है। तो कट एंड कवर मेथड की ज़रूरत कब पड़ती है? कट एंड कवर की मेथड की जरूरत तब पड़ती है कि जब हमारा जो है नॉर्मल टनलिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है हिल की हाइट ऐसी है कि स्लाइड होने के चांसेस हैं। तो उसमें हम एक ही बार में ओपन कटिंग करके टनल बना के उसको ऊपर से फिलिंग कर देते हैं, ताकि ऊपर से कोई भी स्लाइड वगैरह हो, कुछ भी हो, तो उसकी वजह से हमारा ट्रैक अफेक्टेड ना हो। सर, जब इस रेलवे प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो इसका जो सबसे ऊंचा स्टेशन है, या इस रेलवे प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचाई वाला स्टेशन, वो कौन सा है? सबसे ऊंचाई वाला सारंगी है, जो कि इसका एलिवेशन जो है वो अराउंड 152 मीटर का है। बस 152 मीटर अबव द सी लेवल। यस। तो यहाँ पर मतलब ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है? नहीं, ग्रेडियंट इस पे जो है शार्प है। यहाँ पे जो मैक्सिमम जो रूलिंग ग्रेडियंट दिया गया है वो 1/80 का है। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, इस पूरे के पूरे रेलवे प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन कितने हिस्से में हो चुका है और कब तक पूरा होगा? प्रोजेक्ट में अभी जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है। अराउंड जो है हमारा 50% काम हुआ है, तो मे बी अक्टूबर तक जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। सर, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, इस रेलवे प्रोजेक्ट में जो स्पीड रहेगी ट्रेनों की, वो मैक्सिमम कितना के लिए इस रेलवे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया? इस प्रोजेक्ट को 100 किलोमीटर पर आवर के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है और 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही इसमें ट्रेन चलेगी। सर, जो ये पूरी की पूरी रेलवे लाइन है, कितनी लंबी है और कितने स्टेशन हैं? और इसके अलावा हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं, जो स्टेशनों की लंबाई है वो किस तरीके की रखी गई है? क्या फुल लेंथ की ट्रेन जो है इन स्टेशनों पर लाई जा सकती? इस रेलवे लाइन की जो पूरी लेंथ है वो 51.38 किलोमीटर है, बैरबी से लेके सारंग तक। और इसमें कुल 4 स्टेशन आते हैं बैरबी स्टेशन को छोड़ के, क्योंकि बैरबी तक ऑलरेडी हमारी ट्रेन आती है। 4 स्टेशन में सबसे पहले हरदोकी स्टेशन है, फिर कानपुर स्टेशन है, उसके बाद में हमारा मुलखांग है और उसके बाद में सारंग है। जितने भी स्टेशन बनाए गए हैं, हमारा जो CSL होता है, क्लियर स्टैंडिंग लेंथ होता है, जो कि हमारा एक फुल लेंथ का जो ट्रेन है उसके लिए होता है। तो चारों के चारों स्टेशन हमारा फुल CSL के लिए डिजाइन किए गए हैं, प्रोवाइड किया गया है। सर, यहाँ पर अब हम एक और टनल से होकर निकले। इस टनल की अगर हम लंबाई की बात करें, ये कितनी बड़ी है? ये भी एक कट एंड कवर से टनल बनाया गया है। ये 40 मीटर का, ये हमारा जो है 60 मीटर का टनल है। यानी 60 मीटर, पिछला गुजरा वो 50 मीटर। और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में एक और टनल, देखिए टनल फिर से आ गई। ये टनल कितनी लंबी है? ये 200 मीटर लंबा 200 मीटर लंबा टनल है जी। तो 200 मीटर टनल की लंबाई है। और ये जो टनल बनाई गई हैं, इसमें किन मेथड का इस्तेमाल किया गया? इनका शेप क्या है? ये हमारे हार्स शू शेप के टनल्स हैं, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे 2 तरीके के टनल, एक तो कट एंड कवर टनल हैं और एक हमारा जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं। जितने भी हमारे अंडरग्राउंड टनल हैं, जो हमारा जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मेथड यूज हो रहा है वो NATM मेथड जो है, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड जो है, उस टेक्निक से बनाया गया है। और हमारे जो हैं अराउंड 15.8 किलोमीटर में से अराउंड 2.89 किलोमीटर के हमारे 2.9 किलोमीटर के कट एंड कवर टनल्स हैं, जो कि हमारा जो ओपन कट एंड कवर मेथड से बनाया गया। जैसे कि मैंने बताया है, कट एंड कवर में पहले क्या करते हैं कि पूरे का पूरा हम एक्सकवेशन कर लेते हैं, टनल बना देते हैं और उसके ऊपर से हम उसको फिलिंग कर देते हैं। सर, एक और चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा था, यहाँ के जो पहाड़ हैं ज़्यादातर मिट्टी वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं, सेडिमेंटेशन है। तो यहाँ टनल बनाने में किस तरीके के चैलेंजेज आए आपके सामने? ये पूरे की पूरी रेलवे अलाइनमेंट जो है, ये जंग हिली टेरेन में पास होती है और ये हिमालयन रेंज है। ये जंग हिमालय में क्या होता है कि यहाँ की रॉक जो है वो काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं। जैसे कि इसमें शेल हो गया, इसमें सिल्ट स्टोन हो गया, सॉफ्ट सैंड स्टोन हो गया। इसका जो टेक्टोनिक एक्टिविटी, जो कि अर्थक्वेक एक्टिविटी जिस ऐसे इन रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, जिसकी वजह से कि जहाँ का जो रॉक होता है वो एक सिंगल मास ना होके वो काफ़ी फ्रैक्चर्ड, उसमें शेयर जोन्स रहते हैं, उसमें फॉल्ट जोन्स रहते हैं, फ्रैक्चर्ड होते हैं। मतलब कि अगर आपको मैं आसान तरीके से समझाऊँ कि वो एक जो है पीसेज में जो है वो हमारे जो है रॉक रहती है।
दूसरा इसमें ये रहता है कि इसमें जो डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से जो है हमारा पानी जो है इसमें काफ़ी रहता है। तो जैसे ही हम इसमें एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं तो वो एक्सकवेशन जो है वो काफ़ी अनस्टेबल है, मतलब कि कोलैप्सेज के चांसेज जो है उसमें ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जब भी हम इसमें टनलिंग करना होता है तो हमें इसमें जो है काफ़ी धीरे धीरे जो है इसमें टनलिंग करना होता है ताकि उसको कोलैप्स को अवॉइड किया जा सके। इस तरीके से टनलिंग में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरा इसमें जो हिमालयज में टनलिंग में एक इशू जो और आता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो रॉक जो है स्ट्रेटा जो होता है उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि आपको एक जैसा रॉक नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ आपका जो है शेल, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, तो ऐसा नहीं है कि आपको शेल है तो कंटिन्यूस शेल ही मिलता रहेगा। वो आपस में जो है बहुत जगह पे जो है मिक्स रहते हैं। मतलब कि पता नहीं कि आपको जो है अभी आपको शेल मिल रहा है, आपको जो है 5 मीटर के आगे आपको जो है सिल्टस्टोन मिल जाएगा, उसके जो है 2 मीटर जाके आपको जो है फिर जो है आपको कोई और दूसरे टाइप का रॉक मिल जाएगा, और हो सकता है कि उसके आगे जाके आपको पानी मिल जाएगा। तो इस तरीके की वेरिएशंस जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो है इसका जो जियोलॉजी जो एंटिसिपेशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इस तरीके की जियोलॉजी के हिसाब से जो है थोड़ा काम करने में प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको किस जियोलॉजी में किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करना है वो एग्जैक्टली हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो जैसे जैसे हम टनलिंग कर जाते हैं, जैसी रॉक इनकाउंटर होती है उसके हिसाब से हम इसका जो है स्कीम इसको डिजाइन करके आगे बढ़ते हैं, यानी NATM मेथड। NATM मेथड से। तो यहाँ पर अब एक और पुल निकल रहा है, पुल नंबर 135 है शायद, ये 135 नंबर मैंने देखा था इस पर। नंबर नया नंबर जो है 135 है जी, और इसमें 2 स्पैन 30.5 के कंपोजिट गर्डर्स हैं और 2 स्पैन इसमें 45.7 के ओपन वेब गर्डर्स हैं। अच्छा, ये जो पुल है इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, साथ ही साथ अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो क्या इसको भी भूकंप के लिहाज से डिजाइन किया गया? हाँ, इसकी लंबाई जो है अराउंड 160 मीटर्स की है, और ये जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं इस प्रोजेक्ट में सारे के सारे जो है अर्थक्वेक जोन 5 के लिए डिजाइन किए गए हैं। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जब इस इलाके में अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेटा है वो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड प्रोन कहा जा सकता है, और साथ ही साथ उसके लिए क्या क्या जो है आप लोगों ने मेथड अख्तियार किए? ये देखते जाएंगे कि जितना भी हमारा जो ओपन पोर्शन है आपको जो है मिलके बिल्कुल नेक कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह पे हमने जो है अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन स्कीम्स प्रोवाइड करके रखे गए हैं, जो इसी तरीके से रखे गए हैं कि कहीं भी आपका जो है लैंडस्लाइड के जितने भी चांसेस हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके, और इस प्रोजेक्ट में जो है लैंडस्लाइड के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। सर, छोटा सा ट्रैक है अगर हम बाकी ट्रैक के हिसाब से देखें, लेकिन छोटा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण ट्रैक कहा जा सकता है ये। तो छोटा ट्रैक और उसके बाद लागत की अगर हम बात कर लें तो कौन कौन सी चीज़ें थी जो लागत बढ़ा रही थी इसकी? ये ट्रैक तो छोटा है, लेकिन सबसे मैंने जब बता दिया है कि ये इंडियन रेलवे का जो है मतलब कि मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स। मुझे लगता है कि USPL प्रोजेक्ट और उसी तरीके से ये भी एक जो है उसी टाइप का एक डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है। और जैसे कि एक और पुल निकल रहा है, शायद मुझे लग रहा है एक और पुल से हम गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पुल हैं। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो जगह जगह पुल आपको मिलेंगे, छोटी छोटी टनल्स। और अगर टनल्स की हम बात करते हैं तो कुल टनल कितनी है? यहाँ पे टोटल 48 नंबर्स ऑफ टनल्स हैं, जिनकी कुल लंबाई हमारी 15.8 किलोमीटर की है। और यहाँ एक और टनल के अंदर हम पहुँच चुके हैं। टनल का नाम लेते हैं, तुरंत ही टनल शुरू हो जाती है। आपको या तो टनल मिलेंगे या ब्रिज मिलेंगे, टनल के बाद में ब्रिज आएगा। तो टनल और ब्रिज का ये खेल है। और विस्टाडोम से हम आपको दिखा रहे हैं, ये विस्टाडोम कोच है, इसके जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और टनल के अंदर आप देखिए, टनल के अंदर बाहर तो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो टनल्स हैं वो अंधेरी टनल्स हैं। और इसमें एक और बड़ी बात आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो आइजोल के लिए एक आसान कनेक्टिविटी, क्योंकि आइजोल पहुंचना सिलचर से आसान नहीं होता है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड है, नैरो रास्ता है, ऊपर जाता है रास्ता, नीचे जाता है, तो स्पीड बहुत कम रहती है। और कई बार ऐसा होता है आप वहाँ से निकले 10 घंटे लग गए, हो सकता है 10 घंटे भी कम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है क्योंकि कई बार रास्ता बंद भी होता है। देखिए टनल पीछे जा चुकी है। तो जब आइजोल के लिए कोई सिलचर से चलेगा ट्रेन के जरिए, कितना वक्त लगने की संभावना है? 3 घंटे में आइजोल से सिलचर पहुंच जाएगा। 3 घंटे बस? हाँ जी, जो कि आज आप रोड का अगर देखोगे तो आपको 8 घंटे से कम नहीं लगेगा। 8 घंटे? हाँ।
आज की डेट में। अच्छा, वहाँ से जो लोग टैक्सी लेते हैं सिलचर से, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ कितना वो पैसा चार्ज करते होंगे और कहते होंगे कि पता नहीं आज हम पहुँच पाए ना पहुँच पाए? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 5-6 हज़ार, क्योंकि जिस तरीके की रोड की कंडीशन है कि कोई भी टैक्सी वाला जो है जहाँ कम से कम जो है 6,000 से नीचे मान जाएगा। 6,000 से नीचे मानेगा? 6,000 से ऊपर ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब ट्रेन चलेगी तो एक पैसेंजर ट्रेन का किराया क्या होगा और एक्सप्रेस ट्रेन का, अगर मोटा मोटा हम जानना चाहें, हम क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आप बता सकते हैं। एग्जैक्टली इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कितना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि रेलवे की अलग अलग क्लासेज रहती हैं। स्लीपर क्लास है, थर्ड AC है, सेकंड AC है, तो बहुत कम रहेगा। स्लीपर क्लास का मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 500-600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका। 600 से ज़्यादा नहीं? हाँ जी, गुवाहाटी मुझे तो लग रहा है और कम ही होगा। रेलवे तो बहुत, सिलचर से जहाँ का तो मिला था और भी कम होगा, वो होता है 200-300 से ज़्यादा नहीं होगा जहाँ से सिलचर में। तो ये हालांकि इनका विभाग नहीं है इसलिए ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कितना किराया है क्या है, मैंने पूछ दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और स्टील गर्डर ब्रिज से हम निकल रहे हैं। और जी 2x45.7 दो स्पैन है 45.7 के ओपन वेब गर्डर्स के, तो टोटल इसकी लेंथ जो है अराउंड 95 मीटर्स की है। 95 मीटर लंबा यह है ब्रिज। यहाँ से हमारी ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन के जरिए हम आपको यह पूरा प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूरा मैनेज किया है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को दिखाया जाए, क्योंकि तरह तरह के चैलेंजेस हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटी सी लाइन है, इतना वक्त लग गया। एक बड़ा सवाल ये होता है, अरे इतना टाइम लग गया। टाइम, और आपने लागत की बात किया था इस प्रोजेक्ट की, जो है कुल ये टनल आ रहा है, इस पे आप देखोगे कि इसका एक अलग टाइप का सेक्शन है, पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है? रेक्टेंगुलर सेक्शन है, आप ये देखिए इस पे जो है, और इसको कट एंड कवर मेथड से बनाया गया है। ये अपने आप में ये एक यूनिक टेक्निक टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन से बनाया गया है, क्योंकि हम लोग इस टनल में किसी भी तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जहाँ पे ऊपर जो है हिल पूरा स्लाइड हो चुका था। अंडरग्राउंड टनलिंग जहाँ पे फिजिबल नहीं था, कट एंड कवर करना वो भी फिजिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जैसे हम कटिंग की कोशिश करते थे हिल ऊपर से दोबारा स्लाइड हो जाता था। तो उसके लिए हमने जो है दोनों साइड में पाइल करके उसके ऊपर पहले से स्लैब कास्टिंग कर लिया, बल्कि हमने जो है पहले एक बॉक्स बना के फिर उसके अंडर जो है एक्सकवेशन करके, बल्कि यूनिक मेथड से इस टनल को बनाया गया है। टनल नंबर कौन सी है ये टनल नंबर जो है ओल्ड नंबर 24 है, न्यू नंबर इसका जस्ट आपको बता देते हैं। ओल्ड 24 नंबर टनल है, 41 न्यू नंबर है इसका। अच्छा, नया नंबर 41। और ये ब्रिज नंबर 128 निकल रहा है? ये 128 ही है, 128 है। ओल्ड नंबर 169 है। 128 नंबर ब्रिज से हम निकल रहे हैं। ये ब्रिज है, उसके बाद में एक हमारा और टाल ब्रिज आ रहा है जस्ट इसके आगे, जो है ब्रिज नंबर 167 ओल्ड नंबर है। नया कौन सा है? 127 नंबर। 127 नंबर ये क्या है? हाँ, ये भी हमारा जो है इसकी हाइट भी 70 मीटर से ज़्यादा आ रही है। अराउंड मेरे ख्याल में इसकी हाइट जो है 85 मीटर होगी इसकी हाइट। तो आप समझिए इसमें भी जो है जो ब्रिज बता रहे हैं चीफ इंजीनियर साहब, उसके अंदर भी कुतुब मीनार से ऊंचा खंभा है, ये कहा जा सकता है। तो ये ब्रिज और टनल और फिर छोटा सा ओपन एरिया, छोटी छोटी टनल, और इसमें जो मैक्सिमम टनल की अगर हम बात करेंगे तो हाँ, कुछ कहना चाहिए? ये जो ब्रिज है इसमें जो मैक्सिमम हाइट आ रही है वो 77 मीटर पायर की हाइट आ रही है, और इसमें हमारी जो है 8 स्पैन्स हैं, 7 वो भी हमारे स्पेशलाइज स्पैन्स हैं, जो मैंने जैसे पिछले ब्रिज में बताया था 78.5 मीटर की, और इसमें भी फुटपाथ दोनों साइड में प्रोवाइड किया गया है। तो दोनों तरफ फुटपाथ दिया गया है। फुटपाथ देने का तो सीधा मतलब है कि लोकल लोगों को मदद, नहीं, वो लोकल लोगों की मदद के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि ये लंबे ब्रिजेस हैं, काफ़ी ऊंचे ब्रिज हैं, और अगर किसी वजह से ब्रिज के ऊपर अगर ट्रेन रुक जाती है तो उस केस में पैसेंजर को उतर के साइड में जाना, उसको मतलब कि जो है सेफ्टी के लिए रेस्क्यू के लिए आसान होता है। उसकी वजह से हमारे जो टॉल ब्रिजेस है, जो लंबे ब्रिजेस हैं, उसमें जो फुटपाथ प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर जिस ब्रिज से हम गुजर रहे हैं उसी ब्रिज की बात कही जा रही है। और इस तरीके के जो भारी भरकम स्ट्रक्चर थे उनको लाने के लिए जो मैनेजमेंट होता होगा, जब यहाँ पर आना मुश्किल है तो इनको कैसे लाए आप? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था कि गर्डर के ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि जितने भी गर्डर का फैब्रिकेशन, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े गर्डर हैं, ये प्रॉपरली RDSO अप्रूव्ड जो वर्कशॉप्स है, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए वहीं पे ये फैब्रिकेट हुए हैं। और इनका जो फैब्रिकेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में रायपुर हो गया, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता, पानागढ़, दैन हमारा जो है महाराष्ट्र में
बरदा, अहमदनगर, वहाँ पे से सारे के सारे गर्डर फैब्रिकेट हुए हैं। और वहाँ पे जो है फिर कुछ तो हमारे बाय ट्रेन हम लोग बैरबी तक लेके आए थे और फिर वहाँ से बाय रोड इसको ट्रांसपोर्ट किया था, और बाकी जो है बाय रोड ही हमने वहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट किया था बड़े ट्रेलर में, और फिर वो हाईवे के किनारे इनको जो है ट्रांसशिपमेंट करके छोटे ट्रेलर में लोड करके, और छोटे ट्रेलर भी जो हाईवे से लेके हमारे साइड तक पहुंचना वो इतना आसान नहीं था। उसके लिए उनके आगे और पीछे पुलिंग और पुशिंग के लिए चेन माउंटेन जो है क्रेन वो लगाया गया था, ताकि वो छोटे ट्रेलर को हमारे साइड पे पहुंचा दिए। तो ये हमारे, जैसे कि मैंने हमारे जो टोटल 43,000 मीट्रिक टन ऑफ स्टील यूज हुआ है पूरे प्रोजेक्ट में, और इतना ज़्यादा जो गर्डर्स जो है उनको ट्रांसफ़र करना हमारे लिए काफ़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और हमने मतलब कि 2 साल में जो है 90% ऑफ द गर्डर का इरेक्शन जो है इसका पूरा कंप्लीट कर लिया। सर एक बार फिर से जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये ब्रिज नंबर कौन सा है और इसमें जो पियर की आप बात कर रहे थे वो कितना ऊंचा है? ये ब्रिज नंबर हमारा ओल्ड ब्रिज नंबर 167 है, जो कि नया नंबर, क्योंकि हमने जो जब एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जो है ब्रिज की एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जो है रीनंबरिंग करते हैं। तो नया नंबर इसका 127 है। इसमें 8 स्पैन्स हैं, यानी 6 स्पैन्स है 78.5 मीटर की, और 2 स्पैन्स, ये जो 6 स्पैन्स हैं 78.5 मीटर की ओपन वेब गर्डर है। 2 स्पैन इसके दोनों एंड पे 31.9 की कंपोजिट गर्डर्स हैं, और इस पे जो पियर हाइट है, मैक्सिमम पियर हाइट, वो 77 मीटर की है। अच्छा, पूरा लंबाई कितनी है इस पुल की? अराउंड 520 मीटर की इसकी लेंथ है। तो सबसे लंबा ये ब्रिज कहा जा सकता है इस प्रोजेक्ट का? सबसे लंबा नहीं, हमारे इस ब्रिज का जो है इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा ब्रिज 1 किलोमीटर का है, और वो हमारा बैरबी के पास में है। तो यहाँ हमारे दर्शक समझ लें, इसको दूसरा सबसे लंबा ब्रिज कहा जा सकता है? नहीं, दूसरा सबसे लंबा भी नहीं है, क्योंकि इससे लंबे और ज़्यादा है। हमारा सबसे पहले 1 किलोमीटर का है, उसके बाद में हमारा अगला एक 91 मीटर का उसका पियर हाइट है, और वो 700 मीटर का लंबा है। उसके बाद में एक इसके आगे जस्ट एक और ब्रिज आ रहा है, वो हमारा जो है 640 मतलब कि ऑलमोस्ट 650 मीटर का लंबा है, और उसके बाद में जो है हमारा ये वाला ब्रिज आता है चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर ये समझिए, यूएसबीआरएल तो हमने आपको दिखाया, लेकिन यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एकदम अनूठा है। अनूठा क्यों है? क्योंकि इसमें ब्रिज, ढेर सारे ब्रिज ही ब्रिज हैं। साथ ही साथ टनल्स की बात करें तो टनल हैं, ब्रिज हैं, टनल और ब्रिज के बीच में स्टेशन बनाए गए हैं। और मिजोरम के लिए बात करें तो मिजोरम के लिए सौगात कही जा सकती है, क्योंकि मिजोरम एक अलग थलग पड़ा हुआ राज्य है। 21,000 स्क्वायर किलोमीटर, तकरीबन 21,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 90% से ज़्यादा इलाका जंगल का इलाका है। जिधर आप नज़र डालेंगे उधर हरे भरे जंगल नज़र आ रहे हैं। ये जंगल दूर से तो खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर काम करना होता है तो बड़ी मुश्किल है। हालांकि जंगलों को अगर हम देखें तो इस इलाके के लिए फेफड़े कहे जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे प्लेनेट पे ये कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के जंगल बरकरार रहें। और यहाँ पर जो इंजीनियर्स ने करके दिखाया है वो काम हम आपको दिखा रहे हैं, और यह काम वाकई अलग कहा जा सकता है, अनूठा कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो भारत सरकार का पूरा फोकस है कि सभी राजधानियों को जोड़ दिया जाए, और उसी क्रम में आइजोल कहीं ना कहीं सीधा रेलवे कनेक्टिविटी प्राप्त कर चुकी है। तो यहाँ अब क्या काम बाकी? पहला नंबर तो एक बात मैं करते करते भूल गया था इस प्रोजेक्ट की लागत को लेके, क्योंकि बीच में टनल आ गया था, हमने टनल को डिस्कस करना शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कास्ट है वो तकरीबन 8,071 करोड़ है, और उसमें से जो है हमारा आज की डेट में जो है 7,968 करोड़ जो है अभी तक इस प्रोजेक्ट में खर्चा हो चुका है। हाँ। अच्छा सर, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, पता नहीं आपसे रिलेटेड है नहीं है ये, अगर हम सिग्नलिंग और बाकी चीज़ों की बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही ला रहे होंगे आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यूज किया गया है। उसमें मेरे कोलीग हैं जहाँ पे जो है सिग्नल के जो चीफ इंजीनियर मेरे साथ में हैं, वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं। तो विनोद जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। आपसे हम लगातार अभी बात करते चलेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ आप देखिए, ये अनूठा प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं। वाकई इसमें तरह तरह के चैलेंजेस थे, और ये चैलेंजेस अपने आप में अनूठे थे। यूएसबीआरएल की अगर हम बात करते हैं 111 किलोमीटर की, तो वहाँ के चैलेंजेस अलग थे, और यहाँ के चैलेंजेस निश्चित तौर पर कहे जा सकते हैं अलग हैं, और भारतीय इंजीनियर्स ने उन पर कहीं ना कहीं विजय पाई है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मिजोरम।